हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3 पार्ट ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया गया है। ऑलमोस्ट इसमें 6 या 8 पार्ट इसमें आएगा। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है। अगर ये सारा सीरीज आपने देखा है तो मुझे नहीं लगता है कि 12th पार्ट में इतना क्वेश्चन यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ऐसा पहली बार है कि हम सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड लगता है उसको तो हम जरूर करवाते हैं, क्योंकि सारे करवाना पॉसिबल है नहीं। तो जो भी ट्विस्टेड है और जो भी आपको टफ लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, उसे हम अगले ही वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आइए, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे। अब तक हम 12 पार्ट का और मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के अगर देखें और हम देख लें रे ऑप्टिक्स को छोड़ के, तो ऑलमोस्ट हम सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। और अब सिर्फ 11th पार्ट का है, तो 11th पार्ट जो है वो बाद में कवर अप कर लिया जाएगा। उसमें भी हम देखे थे रोटेशन, एसएचएम, ग्रेविटेशन तो अभी हम नहीं देखे हैं। और उसमें एक सेंटर ऑफ मास है, उसको भी हम अभी नहीं देखे, तो उसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। और हम जैसा कि आपको बता दिए हैं कि हीट एंड थर्मो का आपका लेक्चर आगे आने वाला है। इसके बाद इस सीरीज को नवंबर और दिसंबर वाले महीने में इसको हम क्या कर लेंगे, ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। जैसा कि हम इसमें फुल ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फुल मैग्नेटिज्म यानी बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फुल मैग्नेटिज्म, फुल ईएमआई, फुल एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें कौन सा अब देख रहे हैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट हम पहले देख चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर यानी 12th पार्ट जो कि आपका 55% वेटेज कंटेन करता है, उसको हम कवर किए हैं इसमें। और बचा जो है 45%, जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि हीट एंड थर्मो, जो कि हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो इस पे हम आएंगे। उसके बाद आपका बचेगा एक रे ऑप्टिक्स, जो कि हम एचसी वर्मा से, ये बहुत ही अच्छा बुक है कम्पिटिटिव मतलब एग्जाम के लिए, ये बहुत अच्छा बुक है एचसी वर्मा। इसका जो बुक है आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों को आप ले लीजिएगा। और लास्ट में हम इसमें देखेंगे एक है आपका डीसी पांडे, डीसी पांडे को हम कवर इसमें करेंगे। तो डीसी पांडे का जो बुक है उसको भी हम कवर कर लेंगे, जिससे आपका आईआईटी जेईई के लिए फुल फिजिक्स का अगर हम देखें तो फुल आपको कंप्लीट पैकेज आपको इसमें अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो इसमें अब तक हम देख लिए बहुत सारे चैप्टर, तो आप जाके पहले वो देख लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट थर्मो, क्योंकि हीट और थर्मोडायनेमिक्स से जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और याद रखिएगा, मेरा जो टॉपिक है वो कंसेप्चुअली है। जो भी कंसेप्ट जैसे कि एक चैप्टर में आएगा, जैसे ईएमआई का जितना भी कंसेप्ट हो सकता है एज फार एज पॉसिबल, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है सारे हम ईएमआई में करवाएं। करीब करीब उस पर पर्टिकुलर ईएमआई पे आपको 10 to 12 या 15 लेक्चर मिलेंगे सिर्फ ईएमआई का। उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 लिखना भूल गए हैं, और बाद में हम उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हम लिख देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आप पार्ट 1 पहले देख लिए हैं, पार्ट 2 मतलब उसका हम क्या आपको सिंपल सा बात है प्लेलिस्ट बना लेंगे, जिससे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। और दूसरा मैग्नेटिज्म पे भी ओवर द 10 एंड 20 के बीच में आपको इसका भी लेक्चर मिल जाएगा। एसी का भी हम पर्टिकुलर देखे हैं, यानी कि सारे कंसेप्ट जो 12th का है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम में चाहे वो 12th पार्ट का किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होगा, और वो भी कंसेप्चुअली। और आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि नीट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई का कर रहे हैं, नीट का, जेईई मेंस का, तो सारे के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो बस लेवल फर्क हो सकता है कि जेईई एडवांस में तो थोड़ा सा अलग लेवल होगा, लेकिन कंसेप्ट सबके लिए सेम रहेगा। यानी कि जो कंसेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जेईई मेंस में नीट वाले एग्जाम में कुछ अलग करेंगे। तो नीट भी जो देने वाले हैं तो उनके लिए भी ये फुल पैकेज है। और ध्यान दीजिएगा, नवंबर से दिसंबर तक ही हम इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम बाकी जो बचा चैप्टर है, जैसे कि
आपको सेंटर ऑफ मास होगा, COM सेंटर ऑफ मास। रोटेशन का हम पहले HC वर्मा से हम करवा चुके हैं, तो आपका बेसिक पार्ट इससे क्लियर हो। HC वर्मा में इसमें आपको 65 to 66 क्वेश्चन है, तो सारे हम एक एक करके पार्टिकुलरली बताए हैं। तो आपका जो चैप्टर है रोटेशन, जो कि बहुत बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, और SHM भी हम आपको कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले बुक से हम करवा दिए हैं। अब हमारे लिए एक बचा है आपका DC पांडे, उससे हम करवा देंगे और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम 55% वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और रही बात आपका मॉडर्न फिजिक्स की, तो उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स नॉट ए बिग डील, वो हो जाएगा। तो जो इजी पार्ट है उसे हम लास्ट में करेंगे, पहले हम टफ पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और दूसरा मैकेनिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैकेनिक्स पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर के बाद आपका मैकेनिक्स आएगा। और रही बात आप 12th का एग्जाम की, तो उसका हम पहले ही आपको अपलोड कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर में ही उसको हम अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि आपको बहुत सारा है, बायर्ट-सावर्त लॉ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, संट है, रेजिस्टेंस है, जो भी है, पोटेंशियोमीटर है, इस सब का प्रिपरेशन, मतलब वर्किंग रूल, कंस्ट्रक्शन, ये सारे एग्जाम में जब अगर 12th पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस एग्जाम में सिर्फ आपको क्या थ्योरी पार्ट कवर करना है। तो थ्योरी पार्ट के लिए हम पहले कर चुके हैं बायर्ट-सावर्त का प्रूफ। अब फुल मैग्नेटिज्म में जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो फुल मैग्नेटिज्म में अगर हम बात करें तो वही कि किसी भी आर्क के द्वारा आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम जो यूज करते थे आपका, तो उसमें मॉलिक्यूलर, और तो इसमें जो हम सारे देखे हैं, गॉस लॉ चाहे देखें तो गॉस लॉ, और इसमें सारे जो आपको हो सकते हैं जो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, वो हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद वहीं से फॉर्मूला डेराइव करके इन सारे क्वेश्चन में हम कुछ भी आपको एज ए रटने के लिए नहीं बोलेंगे, सारा चीज़ समझना है। तो पहले आप 12th पार्ट का डेरिवेशन समझ लीजिए, ताकि आपको ये डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन से टाइम पास के लिए है, बोर्ड का एग्जाम चला जाएगा, काम खत्म। उस डेरिवेशन को हम इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे, चाहे हम किरचॉफ लॉ बोले, लूप लॉ बोले। इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप बताइए कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन, ये सब 2 नंबर 3 नंबर में इस टाइप से पूछा जाता है। चाहे बायर्ट-सावर्त लॉ है, आप उसका प्रूफ बताइए, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सारे है, गॉस लॉ का प्रूफ बताइए। तो गॉस लॉ का प्रूफ भी हम पर्टिकुलर गॉस लॉ पे लेक्चर लिए हैं। और अगर आप ऐसा कहिएगा तो हम फैब में आपका एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड का एग्जाम तो होपफुली पहले हो जाता है, लेकिन फैब में इसका एग्जाम जब होगा तो उससे पहले हम कुछ बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे। फिलहाल हमारा भी फोकस ये 55% पे, और इसके एक एक क्वेश्चन को, आपको जो भी क्वेश्चन दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे वाले अपलोड में, यानी आने वाले वीडियो में जरूर अपलोड कर देंगे। तो इसके करीब करीब 7 और 8 पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, 8 9 मतलब जितना हो सकता है, ताकि आपको फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत ना आए। कंसेप्चुअली बिल्कुल नहीं, आपको कहीं छोटा मोटा दिक्कत आ सकता है, चाहे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का भी थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा इस टाइप के एग्जाम के लिए। जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, और इसीलिए हम सारे क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिफर दे रहे हैं बजाय, और उस क्वेश्चन पे हम ये देखते हैं कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, जेई किस टाइप का कंसेप्ट के क्या लेवल है। लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस टाइप का एग्जाम की तैयारी करते हो तो लेवल आपको हर जगह प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन लेवल उनका उतना बड़ा नहीं होगा। जेई मेंस का लेवल होगा और उसमें लिख दिए जेई एडवांस का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल इज इम्पोर्टेंट। तो लेवल को ध्यान में रखिए, आप तैयारी कीजिए और आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो आइए हम इसमें देखते हैं एक बेसिक सा प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस लेक्चर से ही लिए हैं। बस इसमें बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि आपको फिगर से क्लियर है, और ये क्वेश्चन है 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 4 ओम। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि आपको दिख रहा है, एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ohm is internal resistance is connected to network of resistance that the maximum power, this is
कंसेप्ट, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का कंसेप्ट को टेकल डाउन कर रहा है। तो मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड, दिस इज बेसिक कंसेप्ट। तो ये आपको क्या सोचना है, इसमें मैक्सिमम पावर कब रिलीज होगा? क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि इसमें मैक्सिमम पावर रिलीज हो? और बाकी तो आपको ये दिया हुआ, और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ आर बताइए, इस आर का वैल्यू बताइए। और ये है ये मैक्सिमम पावर क्या करे, डिलीवर्ड करे, यानी कि ये जो सेल है ये क्या है, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो ध्यान से देखिए, आर और आर, पहले हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव, आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? तो आर इक्विवेलेंट के लिए सिंपल से आपको दिख रहा है, जो आपको जिस टाइप से दिख रहा है, तो ये वाले में आर और आर आपस में आपको क्या दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली ये भी आर और आर, ये भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इसके लिए हम इजिली वे में अगर इसको हम आर इक्विवेलेंट की बात करें तो यहां से आपका हो जाएगा एक कॉम्बिनेशन, इसको हम लिख लेते हैं, ये आपका 2R हो जाएगा, 2 ओम, 1 ओम और 1 ओम, यानी कि इसको हम ले लेते हैं 2R। और इसमें हमको निकालना है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको क्या दे दिया है, 4 ओम आपको दे दिया है। तो अब ध्यान से देखिए, इस 4 ओम का क्या यूज है, क्योंकि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको 4 ओम दिया हुआ है और कह रहा है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड है, मतलब कंसेप्ट आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम आगे इसको डिटेल इसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट होता क्या है। और ये कंसेप्ट जब हम आपको एससी वर्मा का बुक जब बता रहे थे तो उसमें भी हम ये पार्ट डिस्कस किए थे। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो पहले तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट के लिए ये आर और आर 2R हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हुआ, तो ये आपको इजीली वे में इसको हम पहले क्या कर लें, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमम पावर और आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर आर 2R, और ये आपका हो गया, तो यहां पे आपका ये दिया हुआ है 6R, 6R। ये 2R, ये 6R, और ये आपका क्या हो गया R, और इधर आपको क्या दे दिया हुआ है 4R, और ये आपस में क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो ये आपका आ गया नया सर्किट, नया कॉन्फ़िगरेशन आपका कुछ ऐसा आ गया। और हमको क्या निकालना है, आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव के लिए अगर आप देखें तो आपके लिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपका 2 1 हो गया, और ये एक यहाँ पे आर है, और ये आपका बीच में आपका ये आ गया, ये आर अब नहीं रहा, ये आर 2R हो गया। तो ये आपका यहाँ से हटा सकते हैं, ये वाला आर तो चला गया, तो ये आपका कुछ ऐसा बना। तो ये सर्किट बना 1 2 3 4 5, तो ये आपका इस टाइप से बना। अब इसका हमको क्या निकालना है, आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव का अगर हम वैल्यू देखें तो यहां से अगर हम निकालें रेशियो, इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। और हम कंप्लीट लेक्चर आपको हम एक लिए थे व्हीटस्टोन ब्रिज पे,
व्हीटस्टोन ब्रिज पे, तो आप वो जाके जरूर देखें क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है ये हम आप उसको उसमें बताएं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम अगर इजीली में बताएं तो इसमें होता क्या है, दो रेजिस्टेंस का रेशियो यानी कि R1 बाय R2 और R3 बाय R4 यानी कि दोनों का रेशियो अगर आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो बीच का जो रेजिस्टेंस होता है, तो बीच में यानी कि इसके लिए पहले तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज जब बना रहे हैं तो उसके लिए 5 रेजिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये R1 बाय R2 R3 बाय R4 यानी कि ये रेशियो को वो वेरीफाई करना चाहिए। ये हम यूज कब करते हैं, जब इस कंडीशन को ये क्या करे, सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है कि रेशियो और उसके रेजिस्टेंस का रेशियो अगर आपस में बराबर है तो इससे क्या होता है, अगर रेशियो बराबर है तो ध्यान से देखिए, अगर इसको हम R1 लेते हैं तो R1 बाय R2 और इसको अगर हम लेते हैं R2 बाय R3, तो अगर रेशियो सेम है तो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट C, पोटेंशियल एट द पॉइंट C दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट D। यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल ये अगर C है और ये D है। अब इसको हम थोड़ा सा इजली वे में हम इसको आपको ऐसा समझा लेते हैं, तो इसको हटा लेते हैं, ये R 2R हो गया, तो आपका कुछ सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। अब ये भी R 2R हो गया, तो इसको हम इस टाइप से सर्किट को हम थोड़ा हाफ कर देते हैं, तो सर्किट आपका हो गया कुछ ऐसा सर्किट बना, और इधर से भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2R। तब सिचुएशन कुछ ऐसा है, तो ये आपका 2R हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम यूज कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, R1 बाय R2 दैट शुड बी इक्वल टू R3 बाय R4। अगर दोनों का रेशियो यानी दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो जो आपस में कनेक्टेड हो, अब ध्यान से देखिए, जो आपस में कनेक्टेड हो दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो अगर बराबर हो, व्हीटस्टोन ब्रिज बस सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है कि क्या है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसमें R2 और R3 कैसे देखेंगे, तो सिंपल सा बात है कि R1 R2 आपस में दिख रहा है आपको, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर आपस में बराबर हो, बस रेशियो बराबर करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ज्यादा दिमाग नहीं अपने को लगाना है, दोनों का रेशियो बराबर करना है, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो। अगर ध्यान से देखिए, आप इसको R1 ले रहे हैं तो इसको R2 और ये R3 और ये R4, और दोनों का रेशियो अगर बराबर है तो क्या होता है, पोटेंशियल एट द पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट D। यानी कि इस C पॉइंट और इस D पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने की वजह से, अगर पोटेंशियल सेम हो गया यानी कि इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, और चार्ज का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये चार्ज का नेचर होता है। तो जब अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो यानी कि देयर इज नो चार्ज फ्लो फ्रॉम C टू D। अब चार्ज यहां पे फ्लो नहीं हुआ, अगर चार्ज फ्लो नहीं हुआ दैट्स व्हाई देयर इज नो करंट फ्लो, यानी C से D में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी कि पोटेंशियल PD, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आपका क्या है, 0, यानी PD का वैल्यू यानी PD फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका 0 आ गया। और अगर PD 0 है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है यानी इधर कोई करंट पास करेगा नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका इस सर्किट से डिसमिस्ड हो जाएगा, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो आप उस सर्किट से उसको बाहर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों का रेशियो देखिएगा तो रेशियो एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि R बाई 2R यही रेशियो होगा 2R का, और इधर क्या है आपका 4R का, यानी ये भी आपका 1/2 और ये भी आपका 1/2।
तो 1:2 रेशियो इसमें भी आ रहा है, 1:2 रेशियो इसमें भी आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, R/2R, R1/R2, R3/R4, यानी कि 2R/4R। तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, 1:2, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, सिंपल वैल्यू आ गया। तो इस सर्किट से इसको निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब आपका सर्किट बहुत इजी हो गया। अगर इसको हम इस सर्किट से बाहर निकाल लेते हैं तब तो आपका काम और भी आसान हो गया। अब इसका R इक्विवेलेंट यानी कि R इफेक्टिव बहुत आसान से हम निकाल सकते हैं। तो R इफेक्टिव का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट को यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डिसमिस्ड कर देते हैं। तो अब ऐसा कुछ बन जाएगा सर्किट आपका। अब इसका R इफेक्टिव निकालना बहुत आसान है। तो R इफेक्टिव अगर हम यहाँ से निकालें तो अब क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा, ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, सीरीज, सारा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। बीच वाला अगर डिमोलिश हुआ तो R प्लस R, तो R प्लस R यानी कि C और D के बीच में पोटेंशियल सेम है, यानी कि यहाँ पे आप एज ए वायर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। इधर पे C और D के बीच में क्या है, पोटेंशियल सेम है, यानी कि इसको आप डिमोलिश कर सकते हैं। अब आपको इजली वे में यहाँ से दिख जाएगा। तो R इफेक्टिव, अब ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट में ये जो आपका लगा हुआ था 6R, वो क्या हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा। और आपका क्या आ जाएगा, सर्किट में उसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उससे करंट का तो फ्लो होगा नहीं। तो ध्यान से देखिए, इधर पे हम इस टाइप से अब कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू अब बहुत इजीली वे में निकलेगा। ये 2R और R ये आपस में क्या दिख रहा है आपको, सीरीज दिख रहा है। ये आपस में भी आपको सीरीज ही दिख रहा होगा। तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन R R R और 2R, ये आपका 3R हो जाएगा। और 4R और 2R, यानी ये दोनों आपस में 4R और ये 2R, ये आपस में क्या हो जाएगा, आपको क्लियरली क्या दिख रहा है सीरीज में। तो ये आपका 6R हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा R प्लस 2R, तो ये आपका 3R हो जाएगा। तो दोनों आपस में क्या दिखेगा लास्ट में, C और D के बीच में ही दोनों का पोटेंशियल है, तो दोनों आपस में क्या है, लास्ट में पैरेलल है। तो ये आपका हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि इसको अगर हम हो गया तो ये आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इस सर्किट को थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा R और R, इधर आपका हो जाएगा 3R, और ये आपस में कनेक्टेड होगा एक वायर से, और इधर वाला आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6R, और ये आपका C और ये D। तो C और D के बीच में अब ध्यान से देखिए, ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि करंट अगर आएगा तो कुछ इधर जाएगा, ठीक है, इधर इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से आपका आ जाएगा R इफेक्टिव। R इफेक्टिव का वैल्यू आपको दिख जाएगा। तो इसका दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, आपस में ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब ये बहुत इजीली वे में निकल जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, R1 इंटू यानी 3R। तो जब भी पैरेलल रहे तो उसके लिए हम लिखते हैं R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। क्या फॉर्मूला है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को ऐड कर दे नीचे, यानी कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट का डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आपका होता है R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाय 9R। तो ये आपका R इफेक्टिव निकल जाएगा। तो यहाँ से R R कैंसिल, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3 से
यहाँ से आपका आ जाएगा 2r। तो r इक्विवेलेंट आ गया आपका, r इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका क्या आ गया 2r। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म हुआ नहीं है, यानी कि r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आपका आया वो आपका आ जाएगा 2r। आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। तो मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट है, फॉर मैक्सिमम पावर अगर मैक्सिमम पावर की बात की जा रही हो तो उसमें हम देखते हैं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये कंडीशन किसके लिए है, ओनली फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to external resistance। यानी कब कंडीशन है, फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, internal resistance should be equal to external resistance. So this condition is applied when condition is maximum power delivered by the cell which contain its internal resistance, that is 4 ohm. That's why 2R is equal to 4R. ये condition कब है, its condition applied when the condition is maximum power delivered. और ये जो कंडीशन लाए कहाँ थे, जब हम आपको HC वर्मा बना रहे थे तो उसमें सॉल्व करके DE/DR के डिफरेंशिएशन को 0 करके हम लाए थे। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे, फिलहाल आप इस पे मत जाइए, बस आप ये समझिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन कंडीशन अप्लाइड फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। सो इंटरनल resistance that should be equal to external resistance। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है 4R ये आपका, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या आया 2R। तो R का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, तो R दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो यही तो आपसे पूछा था कि आप क्या बताइए R का वैल्यू, तो R का वैल्यू आपका क्या आ गया 2R फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, delivered R that is equal to 2 ओम। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर कर देंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या है, आपको 4 ओम दिया हुआ था 4 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम इतना देर से लाए क्या थे, दैट इज 2R। तो यहाँ से R का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 ओम। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम इंडीड, इट्स ए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम व्हेन द JEE आस्क इन गया है एल्यूमिनियम बार of a square cross section hole is drilled and is filled with iron। अब ध्यान से देखिए, ये जो है एल्यूमिनियम का आपको बार है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एल्यूमिनियम बार यानी कि एक एल्यूमिनियम का बार है, उसमें ड्रिल किया गया। इसका फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप बुक में इसका फिगर क्लियर देख लीजिएगा। तो आप ऐसा देखिए कि ये 3D पिक्चर है, तो इसको हम 2D में बनाने का थोड़ा कोशिश किए हैं, पर उतना बढ़िया बना नहीं है। और इसका जो लेंथ है वो 15 mm है। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा अगर हम फील इस टाइप से दिलाएं तो कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर है।
एक का लेंथ आपको दे दिया हुआ है 7 mm का और एक का लेंथ आपको दे दिया हुआ है 2 mm। यानी कि एक एल्यूमिनियम का बार है और उसका जो स्क्वायर का उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है। क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम काटें, मतलब उसको अगर स्लाइस कट काटें तो उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। अब क्या किए, उसमें होल यानी कि ड्रिल किए और ड्रिल करके उसमें हम क्या किए, एंड होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम। अब उसमें क्या किए, ड्रिल किया और उसके अंदर ड्रिल करके एल्यूमिनियम को फिल कर दिया। चलिए यहां तक बात आपको समझ में आता है। अब फिगर को कुछ समझिए कि इसका क्रॉस सेक्शन जो कि आपको क्लियर 2D में नहीं दिख रहा है, तो ये इसका लेंथ को अगर हम इस टाइप से आगे बढ़ाएं और इसका लेंथ को कुछ ऐसे आगे बढ़ाएं और यहाँ पे भी एक स्क्वायर हम बना दें आपके लिए, तो इस टाइप से इसका कुछ होगा शेप, इस टाइप से। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऐसे करेंगे स्क्वायर और इस टाइप के शेप, तो ये स्क्वायर को आगे हम ड्रिल किए और ये जो है बार है का मतलब सॉलिड है। आप ध्यान से देखिए इसका शेप कुछ क्या है, आप फील करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये स्क्वायर है, उसको जब हम स्लाइस कट करेंगे तो उसका कुछ स्क्वायर में, आप ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर जो है ड्रिल करके इसके अंदर भी एक स्क्वायर है। आप ऐसा देखिए कि इसके अंदर एक स्क्वायर हम फिर से बड़ा स्क्वायर बनाते हैं और बड़ा के अंदर छोटा स्क्वायर, और मैंने हम आपको बड़ा पहले स्क्वायर एक बनाते हैं। इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा नहीं। ऐसा है। अब ऐसा समझिए कि ये बड़ा वाला है। अब बड़ा वाला जो है इसका लेंथ आपको क्या दे दिया हुआ है, 7 mm का है। तो 7 में mm ये भी होगा। तो ड्रिल करिए और ड्रिल करके ये छोटा वाला उसके अंदर क्या कर दिए हैं, तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम का है और ये जो है आपका Fe है। तो इसको ड्रिल करके उसके अंदर फिल कर दिया गया। तो एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन जो है इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। इसको इसके अंदर हम क्या किए, एक होल ड्रिल किए और ड्रिल करके आयरन को इंसर्ट कर दिए। चलिए क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe आर दिस, आपको दिया हुआ है ओम पर मीटर और ये भी आपको दे दिया हुआ ओम पर मीटर। तो ध्यान से देखिए एल्यूमिनियम का जो वैल्यू है वो क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। ध्यान से देखिए नेगेटिव में जो ज्यादा होता है वो वैल्यू कम होता है, तो ज्यादा ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में यानी एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिविटी है, यानी रेजिस्टिविटी का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कितना मस्त टाइप से ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए कि किस टाइप है इसका लेंथ है। अब ध्यान से देखिए इसका फिगर कैसे हम बनाए हैं, तो ये बड़ा वाला है, इसके अंदर ड्रिल किया और ये छोटा वाला उसमें क्या किए, इंसर्ट कर दिए। तो इसके अंदर अगर छोटा हम इंसर्ट करें तो ऐसा एक स्क्वायर हम बना सकते हैं, और इसका लेंथ हम ले लेते हैं। इसका लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, 2 mm इसमें ड्रिल करके इंसर्ट कर दिए, और ये जो है आपका Fe है। तो अब आपको फिगर पूरे तरीके से क्लियर दिख रहा है। एक एल्यूमिनियम है, उसके अंदर एक हम क्या किए, ड्रिल करके एक होल ड्रिल किए और ड्रिल करके हम आयरन को फिल कर दिए, और इसका ये जो है इसका टोटल लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, तो इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है 50 mm। अब ध्यान से देखिए, अब दोनों का आपको क्या दे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी रॉ का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। रॉ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू 2 × 7 10⁻⁸ ओम पर मीटर, और रॉ का वैल्यू इसका भी दे दिया हुआ है Fe का यानी आयरन का, ये आपको कितना दे दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर। तो दोनों आपको दे दिया हुआ है।
रॉ का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेसेज पी एंड क्यू। अब इस फेस को, अब इसका लेंथ एल है, तो एक फेस को अगर हम पी लें, इस इधर वाले फेस को अगर हम पी लें और इधर वाले फेस को अगर हम क्यू लें, तो आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब पूछ क्या रहा है आपसे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी आपको दे दिया हुआ है, और आपका शेप कुछ ऐसा है कि एक एल्यूमिनियम में आपको Fe इंसर्ट कर दिया है, इसका लेंथ क्या है आपका 50 mm का है। यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी आपको दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपसे बस, यानी कि R का वैल्यू आपसे पूछा है कि फाइंड R। और P एक साइड का फेस है और Q एक साइड का फेस है, और P और Q के बीच में यानी कि PQ जो है वो आपको कितना दे दिया हुआ है 50 mm। तो आप इसका वैल्यू निकालिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्चुअल है, और इसमें आपको सिंपल सा बात है, कंसेप्ट सीखने को बहुत मिलेगा। कंसेप्ट बेसिकली इस टाइप का कंसेप्ट हम पहले भी डील किए हैं, अब बस आपको एनालिटिकल थिंकिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू रॉ एल बाय ए। रॉ उसका क्या है, रॉ उसका रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी दैट्स डिपेंड ऑन देयर मटेरियल। तो ये आपका है रेजिस्टिविटी। एल क्या है, उसका लेंथ, लेंथ ऑफ मटेरियल, और ए उसका क्या है, एरिया। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ध्यान से देखिए, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो इस डिपेंड करता है रॉ एल बाय ए पे, कि आप उसका बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन, एक बड़ा वाला का एक छोटा वाला उसमें क्या कर दिया गया है, इंसर्टेड है, ड्रिल किया गया है। तो यहाँ पे आपका समझिए कि P है, इस पॉइंट को P ले लीजिए, और ये पॉइंट आपका Q है। तो आपसे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू, और आपको क्या दिया हुआ है, इसका आपको रेजिस्टिविटी दे दिया हुआ है, रॉ का वैल्यू इसका भी दे दिया हुआ है, तो उसके इसके हेल्प से हम निकालें तो रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम का Al का अगर हम देखें तो रॉ एल बाय ए, तो रॉ का वैल्यू आपको एल्यूमिनियम का दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका 2.7 इंटू 10 टू पावर -8। इसका लेंथ, लेंथ वही होगा, क्या लेंथ है इसका, सारा का लेंथ सेम ही है, PQ का लेंथ दैट इज 50 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। mm का मतलब मिलीमीटर, तो मिली का मतलब होता है मिली, यानी इसको हम लिख सकते हैं 50, मिली का मतलब 10 टू पावर -3, और मीटर तो मीटर ही है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो ये आपका रॉ का वैल्यू आ गया, लेंथ आपका क्या हो गया 50 हो गया। अब एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, जबकि हम कह रहे हैं कि ये जो है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो अगर एरिया निकालेंगे उसका क्रॉस सेक्शन का, तो स्क्वायर का लेंथ, लेंथ आपको पता है 7 mm, 7 mm को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। तो ये आपका है, उसका क्या है लेंथ है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर का मतलब उसका ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, यानी इसका ए का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 7 mm, यानी कि 7 इंटू 10 टू पावर -3, तो उसका स्क्वायर करेंगे यानी 7 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस फॉर एल्यूमिनियम। अब ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम का आ गया, एग्जैक्टली ऐसे ही हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस फॉर Fe, तो उसमें भी लिखेंगे रॉ एल बाय ए, ये एल्यूमिनियम का था, तो ऐसे ही हम इसमें भी यूज करेंगे। अब इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 2 mm, तो इसका भी हम अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस फॉर एल्यूमिनियम आपका आ गया। अब Fe हम निकाल लेते हैं, तो रॉ का वैल्यू आपका इसका क्या दिया हुआ है 1 इंटू रॉ एल बाय ए, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है रॉ का 1 इंटू 10 टू पावर
7। तो इसका आ गया। अब इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ भी वही होगा जो इसका है, क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है, बस क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। तो लेंथ वही होगा 50 इंटू 10⁻³ mm। तो ये मीटर हो गया, मिली को लिख लिए 10⁻³ और बाकी मीटर तो मीटर ही है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, तो इसका आपको दे दिया हुआ है 2 mm, यानी कि ये जो है छोटा वाला है, इसका जो ये लेंथ है, ये इसका लेंथ यानी कि इसका साइड लेंथ क्या है a, दैट इज 2 mm। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर, बस उसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्रॉस सेक्शन कुछ भी होगा तो क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। अब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर फिट हम किए हैं, तो क्रॉस सेक्शन आपका स्क्वायर वाला है, तो ये आपका आ जाएगा क्या 2 इंटू 10⁻³ अब स्क्वायर का एरिया, एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शन किस टाइप का बनता है, स्क्वायर का बन रहा है, तो ये स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर। एक का आपका साइड लेंथ ये था तो 7 था, तो यहाँ पे 7 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर लिखे, और दूसरा का साइड लेंथ आपका 2 था, तो 2 इंटू 10⁻। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से तो हम रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब आपसे ये पूछा है कि आप बताइए रेजिस्टेंस दोनों को मिला के। अब ध्यान से देखिए, मटेरियल पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, यानी कि ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे। लेंथ तो दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का अलग अलग है, लेकिन रेजिस्टिविटी भी अलग है, लेंथ बस सेम है। यानी कि क्या है, सेम बस उसमें एक ही चीज है कि दोनों लंबा है, यानी कि सेम लेंथ है, बाकी हर चीज अलग है। यानी क्या क्या अलग है, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग है और उसका रेजिस्टिविटी भी अलग है। अब हमको निकालना है नेट, यानी कि अब हमको निकालना है कि आप बताइए उसका नेट जो होगा, यानी कि ये फुल बार जो है, यानी कि ये जो बार है इसका हमको निकालना है रेजिस्टेंस। ये जो बना हुआ था इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि आर इफेक्टिव। अब हम दोनों का अलग अलग केस में तो निकाल लिए, अलग अलग इसका आ गया और अलग अलग इसका आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको पूरे फुल बार का, यानी कि रेजिस्टेंस फॉर फुल बार, यानी कि फुल बार का रेजिस्टेंस हमको चाहिए। वो जो कॉन्फ़िगरेशन है जो बना हुआ था उसका हमको रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम बार। अब एल्यूमिनियम के अंदर इंसर्ट किए है ना, तो हमको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम बार का पूरा का रेजिस्टेंस चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर करंट इधर से आता है P से, अगर समझिए कि P से इंटर किया और Q से अगर एग्जिट किया, यानी कि करंट जो है इसमें P से इंटर किया और Q से यहां एग्जिट कर दिया, यानी Q से इधर से बाहर निकल गया। तो ध्यान से देखिए, ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन देखेगा, तो आपस में अगर हम देखें ये एल्यूमिनियम का और ये Fe का, आपस में ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो आपस में ये जो दिखा रहा है, तो दोनों के बीच में यानी P और Q के बीच में ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो आपस में अगर हम देखें तो ये आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर कुछ और करंट पास करेगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है। अब ध्यान से देखिए, सेम रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा जाएगा, और जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट कम जाएगा। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, यानी कि इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा एल्यूमिनियम का एंड Fe का, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। बस ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, बाकी तो ये चीज अब कोई भी ले आ सकता है कि कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। यानी आपस में जब करंट P और Q के बीच में जब आपसे पूछा है, तो आप यहाँ पे देखें तो इसका कॉम्बिनेशन होगा क्या, तो कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, इसका वैल्यू Rfe और RL, यानी कि R यानी रेजिस्टेंस फॉर Fe। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों अलग अलग आ गए, और रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा करंट उधर
कम जाना पसंद करता है, और जिधर कम होता है उधर ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ से आपको देखेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको दिखेगा कि अगर करंट इधर से जा रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, कि इधर से अगर आई गया, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो रेजिस्टेंस अलग अलग होने के बाद अलग अलग होगा, तो रेजिस्टेंस किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, और किसी का कम हुआ तो रेजिस्टेंस उधर से शंट क्या होता है, जिधर रेजिस्टेंस कम होता है करंट उधर जाना ज़्यादा पसंद करता है। ये तो सिंपल सा बात है कि ये जो कंसेप्ट है ये आप समझिए कि ये सिग्नल वाला कंसेप्ट है, जिधर भीड़ ज़्यादा होगा उधर आदमी जाना पसंद नहीं करता है। एग्जैक्टली वही है, जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ से इसका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें, आर इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, आर एफ ई इंटू आर, क्योंकि ये पैरेलल है तो आर एफ ई इंटू आर ए एल डिवाइडेड बाय आर एफ ई प्लस आर ए एल एल्यूमिनियम का। तो ये आपका हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, जो कि आपसे पूछा था कि इस बार का, यानी ये जो बार है उसका आर इक्विवेलेंट बताइए, तो आर इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी था कि आपको दिखेगा कि यहां से अगर आई करंट पास किया तो दोनों में अलग अलग तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इधर कुछ और जाएगा इधर कुछ और जबकि आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली आपको लग रहा है कि अगर इधर से जितना करंट तो सारा सर्किट में सेम करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपको सिंपली दिख रहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन हम जब हीट एंड थर्मो पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे, और जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तो वहां भी बताए थे। देखिए एक ही कंसेप्ट है जिसको हर बार आईआईटी आपसे यूज कर रहा है, आपसे हर बार खेलने का कोशिश कर रहा है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल होगा, कॉम्बिनेशन तो दो ही चीज हो सकता है, या तो पैरेलल होगा नहीं तो सीरीज होगा, तो वो आपको समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन इस टाइप का हीट में भी बताएंगे, जब हीट एंड थर्मो पढ़ाएंगे तो उसमें भी। कैपेसिटर में भी एक क्वेश्चन हम करवाए थे जो जेई है 2015 में क्वेश्चन पूछा है। अब ध्यान से देखिए 2015 में यही क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पूछा है और यही क्वेश्चन कैपेसिटर में भी पूछा है, तो दोनों जाके जरूर देख लीजिए। तो यहाँ से अब कुछ नहीं है, आपको हर चीज का वैल्यू पता है, बस वैल्यू आप लगा दीजिए। तो आर एफ ई का वैल्यू आपका आ जाएगा, आर ए एल का पहले हम निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम का, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 49 और ये 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6 अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बच जाएगा 10 टू पावर माइनस 2, तो यहाँ पे 2.7 इंटू 50, एक जीरो अगर गया यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 5 बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 49 बचेगा। 49 को अगर हम थोड़ा सा इजी करें तो ये आपका करीब करीब आ जाएगा 2.7 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 बाई 49, तो ये आपका आ जाता है आर एल्यूमिनियम का। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हम आर एफ ई निकाल लेंगे, यानी कि एफ ई का, तो आर एफ ई का वैल्यू भी आपका आ जाएगा। तो आर एफ ई अब बस इसमें हमको पुट कर देना है, बस। अब क्या है ये, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बस 10 टू पावर माइनस 7 और 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। एक मिनट, 7 mm था, हाँ सही तो है। तो यहाँ 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ये भी आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 4 ऊपर हो जाएगा और ऊपर 50/4, तो ये आपका आ जाएगा एफ ई के लिए। तो इसको अगर कैंसिल करें तो ये आपका आ जाएगा 25/2, तो ये आपका आ जाएगा करीब करीब 12.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अब इसको थोड़ा सा एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है
जेई 2016 में पूछा गया है, कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है। तो बहुत बेसिक है। अब की को t इक्वल टू 0 पे